हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी और जीआईसी लेक्चरर एलटी की तैयारी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक होगा परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस पे बेस्ड इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, होता क्या है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका यूज प्रोबेबिलिटी में कैसे किया जाए। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि प्रोबेबिलिटी सर पहले पढ़ा दीजिए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी मैं पढ़ा तो दूँ, प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाने जा रहा हूँ किंतु प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। ओके, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है ना। अगर आप चाहें कि हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता और हम प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल कर ले तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो पूरी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस, देन कॉम्बिनेशंस एंड देन प्रोबेबिलिटी। ठीक, और ये तीनों पे कम से कम 3 दिन जाएगा, तो 3 वीडियो में ही आपका आ जाएगा। तो आप तीनों वीडियो को लगातार पढ़िएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभ उठा सकें, तो आप अपने फ्रेंड्स को और आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हों उनको भी ये फॉरवर्ड करें लिंक। ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो और मैं इसको पढ़ाऊँ इससे पहले मेरे पास एक डाउट का क्वेश्चन आया है कल। तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का है, कल मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास ली है। जिन लोगों ने नहीं ली है, और पिछले 2 दिन डे नंबर 4, डे 5 की क्लास जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज की है, उसको पढ़ें। और कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल मैंने उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको वहाँ पे जाके क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं। ठीक, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन, तो एक डाउट का क्वेश्चन है, वो डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए वो डाउट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लॉग के जो मैंने बेसिक फार्मूले पढ़ाए हैं, बेसिक फार्मूलों के लिए आप जो है मेरा पीछे का वीडियो देखिए और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो उसमें पूरे फार्मूले मैंने डिटेल में लॉग के पूरे फार्मूले पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना। कब कौन सा वाला लगता है, कैसा होता है वो फार्मूला, उसको आप पढ़िए और उस पर बेस्ड ये पूरी तरह से क्वेश्चन है। कहता है लॉग बेस एल एक्स, लॉग बेस एम एक्स और लॉग बेस एन एक्स एपी में है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू, ये जो क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें से कौन सी वाली होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं भाई क्या होगी, सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लॉग एल एक्स, लॉग एम एक्स, लॉग एन एक्स काहे में है, एपी में है। एपी में एपी कंडीशन लगा देंगे। ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या होता है, ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b = a + c होता है। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ लॉग बी, कौन सा, ये वाला m x इक्वल हो जाएगा लॉग, ये l है, ठीक, x प्लस लॉग nx। ठीक, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि लॉग बेस a b हो तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग बेस a b हो तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, लॉग b बाई लॉग a, और बेस में क्या होगा, वहाँ पे e होगा। ठीक है ना। तो जब बेस e होता है तो मैंने बताया था लिखो चाहे ना लिखो, अगर आपने बेस नहीं लिखा तो वो ये मान लिया जाता है कि बेस e है। ठीक, क्लियर है ये बात। और नहीं तो हम लिख ही देते हैं कि e है। तो इस फार्मूले का यूज
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तीनों में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, ये हो जाएगा log x बाई log m, ये हो जाएगा log x बाई log l, प्लस ये हो जाएगा log x बाई log n, ठीक। इसमें से log x कॉमन कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा, हो जाएगा 2 log x बाई log m, ये x है, और इधर से log x आप कॉमन कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लिया जाए, कितना, log l log n, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, हो जाएगा log n प्लस log l, ठीक। ये log x से log x ख़त्म हो गया, पूरी तरह से x समाप्त हो गया। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फार्मूले आपको मिल जाएंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप देखिए, इस log l को मैं यहाँ ट्रांसफ़र करवाता हूँ और log m को इधर ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि क्यों करवा रहा हूँ log n को, सॉरी, क्योंकि मुझे n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में भी तो देखिए आप, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, n स्क्वायर की। n स्क्वायर ऐसे कब आएगा, जब 2 log n हो। इस वाले log n को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, वो log m इधर आ गया, तो log m बाई बचा कौन, log l। तो इस पर हम ये जो log n प्लस log n है, एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, log m प्लस log n का इक्वल होता है log mn, ठीक है ना। ये फार्मूला याद करिए, यहाँ पे मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log और कितना n, log n प्लस log nl, ठीक। आप ध्यान से देखिए, ये 2 पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log n स्क्वायर, और इस पर फिर वही प्रीवियस वाला फार्मूला, जिस फार्मूले से हमने ये लिखा था, प्रीवियस उल्टा रिवर्स, इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना लिख सकते हैं, तो सेम प्रोसेस से इसको हम लिख सकते हैं log बेस lm, और ये लिखा हुआ है log nl, ये बन जाएगा आपका log n स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इस टर्म को हम इस फार्मूले से, जैसे हमने इसको कहाँ गया, ये इसको हमने इतना लिख लिया था, रिवर्स प्रोसेस से इसको इतना भी लिख सकते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस से हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इसी फार्मूले से लिख सकते हैं log बेस lm, ये, और ये लिखा log nl, फिर जिस फार्मूले से ये लिखा, ये कौन सा फार्मूला था, log m की पावर n इक्वल होता है n log m, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपके पास, तो इससे इस n पावर में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इससे ये हुआ, तो ये भी ये समझ लो, ये n है, ये पूरा m है, ये उसके पावर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हो जाएगा log n स्क्वायर इक्वल टू log nl की पावर log lm, ठीक है ना। और log हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास nl की पावर log lm, और यही ऑप्शन होगा, कहाँ है, ln टू द पावर log बेस b वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक है, क्लियर, गुड। देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहला तो आपको डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा कि कब परम्यूटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन लगेगा। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट सब लोग जानते हैं एक पॉपुलर गेम है, तो क्रिकेट की टीम है और वो किसी विदेशी दौरे पे जा रही है, तो टीम का जब सिलेक्शन होता है, तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उन्होंने मान लीजिए 14 प्लेयर सेलेक्ट किया और उनको 14 प्लेयर्स को आपको भेज दिया, ठीक है ना, किसी फॉरेन ट्रिप पे। अब जब वो वहाँ गई तो उस 14 प्लेयर में से कैप्टन चूज करता है कि प्लेइंग 11 कौन होंगे, ठीक, कौन 11 खिलाड़ी क्रिकेट उस दिन मैदान में, यानी उस मैच में कौन 11 प्लेयर्स खेलेंगे, ये डिसाइड करना कोच और कैप्टन का काम होता है, ठीक है, कोई भी चूज करे। तो जो 11 खिलाड़ी जो चूज किए गए, जिनको कोच ने चूज किया, यानी जो मैच में खेलेंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे, वो हुआ उसका कॉम्बिनेशन, ठीक, क्योंकि 14 में से 11 ही खेल सकते हैं,
तो जो 11 खेलेंगे और जो 3 बच जाएंगे, ये जो प्रोसेस होगा ये कहा जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी जब फील्डिंग करने के लिए वो 11 के 11 मैदान पे उतरेंगे तो वो कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन उनके ऑर्डर को डिफाइन करता है, यानी अब कैप्टन ये डिसाइड करता है मैच के दौरान कि जो 11 हमने चूज किए हैं उन 11 में से कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन बाद में बैटिंग करेगा। यानी उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, कि सहवाग 1 नंबर पे जाएंगे, सचिन 2 नंबर पे जाएंगे, रोहित शर्मा 3 नंबर पे जाएंगे, जो भी है ऑर्डर जब आता है उसका, यानी उनके प्लेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे परम्यूटेशन होता है। और जब प्लेस वैल्यू की बात नहीं करते, केवल एक ग्रुप की बात करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल के क्लास 6 के बच्चे हैं, 6 में मान लीजिए वहाँ 30 बच्चे हैं, ठीक, 30 बच्चे हैं, और पिकनिक जाना है। पिकनिक में 5 बच्चे जा सकते हैं, 6 के, क्लास 6 के 5 बच्चे जा सकते हैं, कितने? 30। तो वो जो 5 बच्चे पिकनिक पे जाएंगे उनको चूज किया जाएगा रैंडमली। तो वो जितने 5 बच्चे जितने तरह से चूज किए जा सकते हैं, वो 5 बच्चों को चूज करने के जितने तरीके हैं वो सारे कहे जाएंगे कॉम्बिनेशन। ठीक, अब मान लीजिए उसी क्लास 6 में आपने एक निबंध यानी एसे का कंपटीशन रखा और उसमें प्राइज रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो 3 ही बच्चे प्राइज जीतेंगे। अब उसमें पोजीशन की वैल्यू आ गई, कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा। मान लीजिए 3 लोग प्राइज जीतते हैं, 3 ही सबसे ज़्यादा टॉपर हैं, XYZ, वो ही केवल सबसे अच्छा निबंध लिखते हैं। तो X मान लीजिए कभी X फर्स्ट आएगा, Y सेकंड, Z थर्ड। ठीक, ये एक परम्यूटेशन होगा। अब पॉसिबिलिटी बदल दीजिए, Y फर्स्ट आए, X सेकंड आए, Z थर्ड आए, ये दूसरा परम्यूटेशन होगा। है वही XYZ। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वो एक ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन परम्यूटेशन में उनकी प्लेस वैल्यू आ गई, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो परम्यूटेशन आ गया। जैसे कभी कभी ये भी कहता है कि कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर्स में से आप सेलेक्ट करिए किसको, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो सब चुने जाएं। अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो उसका जो पोजीशन है, पोजीशन की वैल्यू आ गई। ठीक, तो जब वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे आ जाएगा परम्यूटेशन। और पोजीशन का कोई इफेक्ट ना पड़े, केवल एक ग्रुप हो, ग्रुप सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? गुड। तो अब हम परम्यूटेशन पर ध्यान देते हैं। पहले परम्यूटेशन पढ़ने के लिए पहली बात तो हमें आना चाहिए, एक पहली चीज़ जो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं जी नहीं, गणना का मूल सिद्धांत। ठीक, गणना का मूल सिद्धांत क्या कहता है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि फिलहाल जैसे मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक, हमारे पास 3 सिटी है। इलाहाबाद, वैसे इसका नाम बदल दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अब इलाहाबाद नाम की कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। प्रयागराज, ठीक, और क्या है, कानपुर, और आगे जब जाए तो दिल्ली। 3 सिटी है मान लो, एक सिटी है प्रयागराज और कानपुर और दिल्ली। प्रयागराज से कानपुर जाने के मान लीजिए 2 रास्ते हैं, एक वाया फतेहपुर है और एक वाया चित्रकूट है। 2 रास्ते से हम कानपुर जा सकते हैं। और कानपुर से दिल्ली जाने के मान लीजिए 3 रास्ते हैं। बाई रोड की ही बात करें, मान लीजिए 3 तरफ से हम जा सकते हैं बाई रोड। तो इसके कितने वे हैं? 2। इसके कितने वे हैं? 3। तो टोटल सीधे अगर हम प्रयागराज
से दिल्ली जाना चाहें तो इसके कितने रास्ते होंगे, हाउ मेनी वेज। यही कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहता है कि अगर दो इंडिपेंडेंट वर्क हैं, कितने वर्क हैं, दो इंडिपेंडेंट वर्क हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होना था है एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। इंडिपेंडेंट वर्क हैं, कैन डन बाई एम एंड एन वेज। दो इंडिपेंडेंट वर्क्स को हम एक को एम वेज से कर सकते हैं, दूसरे को एन वेज से करते हैं। देन दे बोथ कैन डन बाई एम इंटू एन वेज। दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर ये दो तरीके से हम जा सकते हैं प्रयागराज से कानपुर, कानपुर से दिल्ली तीन तरीके से जा सकते हैं। तो प्रयागराज से सीधे दिल्ली जाएंगे तो 2 इंटू 3 वेज, यानी कि 6 वे। अच्छा देखो मैं काउंट करवा देता हूँ 6 वे कौन कौन से हैं। देखो यहाँ से ये आया एक रास्ता, फिर 2 और फिर ये 3। अब 3 इसी के साथ भी आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, तो कुल टोटल 6। समझ गए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं आएगी तो आपको परम्यूटेशन नहीं आएगा, और परम्यूटेशन नहीं आएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ये आप समझ लीजिए, ठीक। आइए इस पर देखते हैं। अब इससे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे ये एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड है, विकास मेरा नाम है। इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, सारे लेटर देखिए लिखे, ये जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है कि सारे लेटर आपको यूज करने हैं, ठीक। अदरवाइज वो सीधे क्वेश्चन में आपको बोल देगा यूजिंग 3 लेटर्स, यूजिंग 4 लेटर्स, यूजिंग 2 लेटर्स। जब कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब है कि आपको सारे लेटर यूज करने हैं। कितने लेटर्स हैं देखो, इसमें मेरे ख्याल से 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसको बदल दें, के को पहले ले आए, KIVAS, किवास, है ना, ये भी एक लेटर है। अब लेटर्स के पोजीशन आप बदलेंगे तो वर्ड बदलता जाएगा। इसका सीधा मतलब ये क्या है कि पोजीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, पोजीशन का अहम रोल है। और जब पोजीशन की बात आती है तो वहाँ पे लगता है क्या, परम्यूटेशन, ठीक। परम्यूटेशन लगता है तो हमारे पास, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो वी हैव, हमारे पास वर्ड क्या है, VIKAS, सही। लेटर्स कितने हैं, 5। इन्हीं 5 लेटर्स को हमें अरेंज करना है आगे पीछे। तो इसके लिए हम लोग एक रूल बताते हैं, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं। हमेशा परम्यूटेशन वालों में बॉक्स बनाएंगे, कितने, जितने लेटर्स हैं, जितने हमें यूज करने हैं, 5 यूज करने हैं, 1 2 3 4 5, और इनकी पोजीशन की वैल्यू दे देगा, मतलब प्लेस वैल्यू। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ। अब देखिए पोजीशन का नाम देते समय कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस भी आती हैं। स्पेशल कंडीशंस कैसे आती है, जैसे लिख दे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड विकास इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल, ठीक। तो स्टार्ट्स किधर से होता है, इधर से वर्ड स्टार्ट होता है। यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि यहाँ भी क्या आ सकता है, केवल वॉवेल आ सकता है। इस सिचुएशन में जो प्लेस वैल्यू है इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डालेंगे, ठीक है ना। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कहीं भी प्लेस वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी फर्स्ट सेकंड किधर से भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा उसका, फिलहाल यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखो फर्स्ट प्लेस, पॉसिबिलिटी देखनी है, हमें फिल नहीं करना। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, कितने तरीके से फर्स्ट प्लेस को फिल किया जा सकता है। तो फिल कौन कौन किया जा सकता है, इस पर देखो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम वी भर दे, कोई पहला आदमी, कोई दूसरा है वो कहते नहीं मैं आई भरूंगा, कोई तीसरा है कहते नहीं के भरूंगा मैं पहले, कोई आए कहते ए भरूंगा और अगला आ जाए तो ऐसे, बस इतना ही तो होगा। कोई आदमी आएगा और फिर वो भरेगा तो इतना ही तो भरेगा। तो पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 5। सेकंड प्लेस
कैन बी फिल्ड। अब है तो लेटर, प्रश्न क्या लिखा, यूजिंग द लेटर्स। यूजिंग द लेटर्स का मतलब ये होता है कि आप जितने लेटर हैं उतने ही यूज कर सकते हैं, उतने बार ही यूज कर सकते हैं जितने हैं। एक अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि रिपीटेशन इज परमिटेड, ठीक है। रिपीटेशन जो है अलाउड हो जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउड हो जाने का मतलब यह है कि आप वी को चाहे जितनी बार यूज करिए, अगर यहाँ है तो आप जितनी बार। यहाँ फिलहाल लिखा हुआ यूजिंग द लेटर्स। यूजिंग द लेटर का मतलब होता है, सीधे सीधे बात होता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इतना आप समझ लीजिए। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक भर गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया एस भर गया यहाँ पे, तो अगले वाले के लिए इस प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी है कि दूसरा आदमी बुलाएं तो वो कहाँ से भरेगा, इतने से ही तो भरेगा। कोई एक फिल हो चुका होगा तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 4। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, फिर मान लो इसको भर दिया हमने तो बचे कौन, 3। फोर्थ प्लेस के लिए उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी बची, 2। और फिफ्थ प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी बची, 1 ही बचा केवल। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म कितने वर्ड्स फॉर्म हो गए, किस प्रिंसिपल से निकालेंगे, यही पीछे जो पढ़ा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम इसको देख भी फिल करें। ये थोड़ी ना कहता कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, यहाँ जो फिल करोगे उससे इसका कोई मतलब नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती 120, ठीक। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहता है कि इफ आर ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और n ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से r को हमें क्या करना हो, अरेंज हो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं कितने होते हैं, NPR। यही परम्यूटेशन है। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ वाले में अगर हम लगाएं तो हमारे पास कितने लेटर हैं, टोटल अवेलेबल कितने हैं, 5, और यूज कितने करने हैं, 5, और कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ से शुरू हो, वहाँ से शुरू हो, ठीक है ना, बीच में ये आए उसके बगल में वो आए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तभी ये वाला लगेगा। अदरवाइज ये पूरा प्रोसीजर आपको करना, अगर कभी भी रिस्ट्रिक्शन आएगी तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लगाएं इसी क्वेश्चन को तो कितने लेटर हैं, n की वैल्यू कितनी है, 5, अवेलेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। यूज कितने करने हैं, r, वो भी 5। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हुए, 5p5, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इतना याद रखिएगा। कुछ लोग 0 फैक्टोरियल को 0 समझते नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया बचा कितना, 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 120, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल वैसी पैटर्न पे है जो अभी मैंने बताया। कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स। लेटर कौन सा है, वॉवेल। वॉवेल खुद है VOWELS, ठीक। कितने लेटर्स हैं इसमें, 6 लेटर्स हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन देखिए आ गई, इफ वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम E। एक रिस्ट्रिक्शन है कि सारे जो वर्ड आप बनाएं वो स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए, E से, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका PGT 2010 का सवाल है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा, देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट है,
वर्ड क्या है तुम्हारे पास, VOWELS। अब इसमें आपका ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, कौन, NPR इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गया। जब भी रिस्ट्रिक्शन आएगी तब NPR नहीं लगेगा, तब आपको बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, यूज कितने करने हैं, 6 ही करने हैं। चलिए 6 बॉक्स बनाया। ठीक, अब स्टार्ट किधर से होता है, इधर से स्टार्ट होता है। कोई भी जब आप वर्ड बनाते हैं तो स्टार्टिंग किधर से होती है, इधर से होती है। और स्टार्टिंग लेटर क्या करना है, ई करना है। तो हम इसकी गिनती क्या करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक, अब फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, सिंस फर्स्ट प्लेस इज ऑलवेज फिल्ड बाई, किससे फिल करना है, ई से। तो यहाँ तो ई को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। और जब फिक्स है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज क्या हो गए इसके, यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, किस तरीके से चलेगा, एक ही तरीके से, क्योंकि वो तो फिक्स है ई। अब सेकंड प्लेस की बात करते हैं, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड। अब इसको कितने फिल कर सकते हो, अवेलेबल कौन है, 1 2 3 4 5, आगे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फिल करिए। तो कितने तरीके से हो सकते हैं, 5, थर्ड के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 4, फोर्थ के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसके 3, फिफ्थ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 2 और 6 के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो ये हो गया 1। तो टोटल वर्ड्स हो गए बाई कौन सा फार्मूले से, क्या लगा यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 × 5 4 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने बताई 120। देखिए कुछ बातें याद कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल को एक तो आप याद कर लीजिए कि वो 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 50-40 होता है, 5040। एक और इंटरेस्टिंग बात, 7 फैक्टोरियल भी 540 होता है, और 10, 9, 8 और 7 इसका जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो भी 5040 होता है। ठीक, ये सब शॉर्टकट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए। 10 से आप 7 तक मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये भी 540 ही आएगा। ठीक, और फिर अब देखिए 7 फैक्टोरियल पता है आपको। अब मान लीजिए आपको 8 फैक्टोरियल निकालना है, तो तुरंत ही आप इसको लिखेंगे 8 × 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है ना, फैक्टोरियल के कुछ फार्मूले चलिए आपको हम बता देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो मैं कुछ फैक्टोरियल के फार्मूले बता दूं आपको। देखिए फैक्टोरियल के फार्मूले क्या होते हैं कि पहले तो आप ये जान लीजिए, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n, देन n के बाद का मतलब हुआ n के पीछे वाला, n-1, देन n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 2 1 तक ये जाता है। ठीक, तो अगर n फैक्टोरियल है और इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो भी ये फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। इसको n-1, इसको n-1 भी बाहर कर लें तो हम लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास n-1 फैक्टोरियल हो तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n। कैसे, इसमें हमने n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड कर लिया और इसकी जगह पे n फैक्टोरियल हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास हो, हाँ एक और नोट करने वाली जो सबसे अभी भी बताई मैंने, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ठीक, ये बात आप जान लीजिए। गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन, गामा n जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है। इसमें एक प्रोवाइडेड ये लिखा होता है n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये गामा होता है, नहीं गामा ये नहीं होता, ये तो फैक्टोरियल ही है, सॉरी ऐसा है। ठीक, फैक्टोरियल के दो नोटेशन, एक पुराना नोटेशन इस तरह से होता है और नया नोटेशन जो है वो इस तरह से होता है, दोनों ही होते हैं। कभी कभी वो ऐसे लिख देता है तो इसका मतलब ये है n फैक्टोरियल, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, समझ गए। हाँ एक और बात, अगर आपके पास n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको m × n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है।
आपके पास 4 फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल हो, तो आप इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई नहीं होता है। 4 फैक्टोरियल का अगर स्क्वायर लिखा हो तो भी नहीं लिखा जा सकता इसको 16 फैक्टोरियल। ठीक, पहले आप उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कराएंगे, देन यानी जो बोर्ड मास का रूल है वो बाद में लगेगा, पहले फैक्टोरियल सॉल्व होगा। इतना समझ लीजिए आप। ठीक, और क्या होता है, ऐड भी नहीं होते फैक्टोरियल। जैसे आप कहें कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल हो जाए, ये भी पूरी तरह से गलत है। यानी कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल के साथ कोई भी जो बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तब तक नहीं लगता है जब तक फैक्टोरियल खुद सॉल्व ना हो जाए। डिवीजन में भी आपके पास मान लो 6 फैक्टोरियल है और यहाँ 3 फैक्टोरियल है, तो तुम सोचो इसको 2 बार में काट दें, 2 आ जाए, ये भी पूरी तरह से गलत है। ठीक, एक ही शर्त पे कटेगा कि ये 3 फैक्टोरियल हो और ये भी 3 फैक्टोरियल हो, तो आप काट सकते, तब कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्व करेंगे दोनों सेम चीज़ें आएंगी। ठीक ना, क्लियर? ओके। देखिए परम्यूटेशन में एक और चीज़ आती है, एक होता है, ये सबसे ज़्यादा फंसाता है, क्या? सर्कुलर परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बच्चे जब इंटरमीडिएट में होते हैं तो उनको ये चैप्टर पढ़ाया तो जाता है, लेकिन ना तो टीचर को ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना बच्चों को क्लियर करवा पाते हैं। और टीचर का क्लियर भी रहता है तो बच्चे बेचारे उस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो पूरी बातों को सब समझ पाएँ। ठीक है, तो आप इसको दोबारा ठीक से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाने की और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना। तो एक होता है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। ठीक, एक में जिस सर्किल को सर्किल कैन बी रोटेटेड, एक में जिसको हम सर्किल को रोटेट कर सकते हैं, और एक में जिसमें सर्किल को रोटेट ना किया जा सके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की माला। फूलों की माला को आप इधर से लगाइए तो गेंदे का फूल मान लो, गुलाब का फूल यहाँ है, और इसको आप घुमा दीजिए 180 डिग्री से, तो वो जो माला में फूल है वो इधर आ गया। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर ये वाला माला ऐसे हो, ए ये बी है, ये सी और ये डी है, और उसको घुमा दिया तो ये हो गया ए बी सी और डी, तो 2 माला तो एक ही हुई। घुमा दें तो चाहे इधर से पहने चाहे उधर से पहने, माला में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही लोग बैठे हों, persons are sit around a circular table, अगर कुछ लोग सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, अब उनको कैसे घुमा सकते हैं? मान लीजिए ये टेबल है, ये ए है अमित है, ये बी फॉर क्या नाम है रख दें, बेवकूफ़ नहीं, बी फॉर भारत है, सी फॉर चतुर सिंह और डी फॉर देवदत्त। ठीक है, तो ये आपके 4 लोग बैठे। अब इसको कैसे घुमाएंगे आप? पूरी टेबल उठा के पलट देंगे, सिर के बल उनके ऐसे पलट जाए? नहीं, ये रोटेट नहीं हो सकती, इट कांट बी रोटेटेड। ठीक है ना। तो इसमें ये अरेंजमेंट अलग है और ए डी बी सी ए बी सी डी ये दोनों क्या हैं? ये डिफरेंट हैं, और यहाँ दोनों क्या हैं? सेम है। क्यों? क्योंकि गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स है और ये क्या है? लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो परम्यूटेशन होता है ये होता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, और यहाँ पर केवल होता है n-1 फैक्टोरियल। अगर n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पोजीशन पे बैठाई जाए, यानी कि इफ n ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड ऑन सर्कुलर पोजीशन, देन 2 परम्यूटेशन होते हैं। एक तो वो पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी क्या होगी ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। आपने माला बनाई, जंजीर बनाई, ठीक है ना, तो वो रोटेट, जो चीज़ रोटेट हो सकेगी
उसके लिए परम्यूटेशन का फार्मूला सर्कुलर परम्यूटेशन में n-1 फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। और जो चीज़ जैसे आपने पेड़ लगाए तो आपको 10 पेड़ दे दिए जाए और फिर ये फील्ड में लगा दीजिए कि सर्कुलर पोजीशन में, आप बताइए कितने तरह से लगा सकते हैं। तो पेड़ों को क्या एक बार लगाने के बाद उनको रोटेट किया जा सकता है क्या? नहीं, वो फिक्स हो गए एक ही जगह पे, ठीक है ना। उनको आप घुमा नहीं सकते पलट के उठा के। तो जिन चीज़ों को उठा के घुमाया नहीं जा सकता उनके लिए क्या लगेगा? n-1 फैक्टोरियल। और जो चीज़ें उठा के घुमाई जा सकती हैं उनके लिए लगेगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5 हाउ मेनी वेज, हाउ को मैं वाउ लिख रहा हूँ, हाउ मेनी वेज 5 people can sit around a circular table। क्वेश्चन सीधे सीधे, तो आप सीधे सीधे इसके सोल्यूशन में लिखेंगे। क्या फार्मूला बताया था? आदमी बैठे हैं, उसको घुमाया नहीं जा सकता, तो फार्मूला आया आपका। इसका फार्मूला कौन सा लगेगा? n-1 फैक्टोरियल। तो वेज आ गए तुम्हारे पास सीधे सीधे 5-1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 24 आंसर। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी वेज कैन अ गार्लैंड बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 डिफरेंट फ्लावर्स। अगर एक ही फ्लावर हो गए तो आइडेंटिकल फ्लावर है तो क्या तरीका? चार जैसे फ्लावर गार्लैंड बनाए, एक ही बनेगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए। अब गार्लैंड बनाए, गार्लैंड कैन बी रोटेटेड, और जब रोटेट किया जा सकता है तो इसका वेज होगा कितना? फॉर्मूला बताया अभी मैंने, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। तो इसका वे हो जाएगा 5-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी 4 फैक्टोरियल बाई 2 यानी 24 बाई 2, यानी कि 12 तरीकों से आपकी मालाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, ओके। अब आप इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। कल हमारी जो क्लास होगी वो परम्यूटेशंस के इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, और आप लोग क्या करिए, आप लोग तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अगले अपने दोस्तों मित्रों को क्या करिए, फॉरवर्ड करवाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाएँ चैनल के और मुझे भी प्रसन्नता हो वीडियो बनाने में। ठीक, थैंक यू।